गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर शोक यादव और हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस कड़ी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। तो हम सबसे पहले 21st क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपुल्स हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ द वाटर इन देयर बॉडीज़। किस प्रकार के मनुष्य के शरीर में अधिक परसेंटेज में वाटर पाया जाता है, पानी पाया जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के मनुष्य में उनके शरीर में सबसे अधिक परसेंटेज में वाटर पाया जाता है। पहला ऑप्शन है फैट मैन, दूसरा है लीन मैन, तीसरा है लीन वुमेन और चौथा है फैट वुमेन। अर्थात इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन क्या होगा, लीन मैन। जो पतले आदमी होते हैं, पतले मनुष्यों में सबसे अधिक परसेंटेज में वाटर पाया जाता है। ठीक, किस में पाया जाता है, जो एकदम फिटेस्ट पर्सन होते हैं, जिनकी बॉडी फिट होती है, वो पतले होते हैं, उनमें वाटर का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, और जो मोटे लोग होते हैं उनमें फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो आइए इनके एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, लीन मैन। ठीक, सिंस मसल्स कंटेंस मोर वाटर देन फैट, चूँकि मसल्स में जो होता है फैट की अपेक्षा क्या होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा कंटेंट में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। द फिटेस्ट पीपुल कंटेन्स द मोस्ट वाटर ऑफ पीपुल देयर एज वाइल दोज विथ द फाइटेस्ट कंटेंस द लिस्ट। जो फिटेस्ट पर्सन होते हैं, जो बिल्कुल स्लिम बॉडी के होते हैं, उनके शरीर में सबसे ज़्यादा कंटेंट में क्या पाया जाता है, उनके वाटर पाया जाता है। अगर वहीं हम फैटी लोगों की बात करें, जो फैटेस्ट पर्सन होते हैं, उनके बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, फैट पाया जाता है और वहाँ वाटर का कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक, तो मसल्स मास इज़ मोर इन मैन दैन फीमेल। अगर हम ये देखें तो जो मसल्स का मास होता है वो मैन में फीमेल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फीमेल होती हैं उनमें वाटर का कंटेंट मेल की अपेक्षा बहुत कम होता है ना। तो अगर हम ये देखें कि वाटर का कंटेंट मेल और फीमेल में सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो मेल में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, फीमेल में वाटर कम पाया जाता है। ठीक, और वहीं अगर हम इसमें देखें कि एक मोटे और पतले आदमी में किस में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो जो पतले और फिटेस्ट पर्सन होते हैं उनमें क्या होता है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, मसल्स कम होते हैं। लेकिन जो फैटी बॉडी लोग होते हैं उनमें फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर का कंटेंट कम होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, लीन मैन। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड। अर्थात किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी जीव में जो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो किस में पाया जाता है। अगर हम ये देखें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में, एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में जो कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो किसके पास होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला है देयर जीनोम, दूसरा है देयर जीनोटाइप, तीसरा है देयर ऑटोसोम्स और चौथा है देयर सीक्वेंसेस। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जीनोम में। तो ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस इज लोकेटेड ऑन द जीनोम, क्योंकि जीनोम जो होता है बच्चों वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमो का जो हैप्लॉइड नंबर होता है 23 क्रोमोसोम, उसको हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो जो 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं उस पर पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं सबका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है। तो जितने भी जीन होते हैं हमारे शरीर में, सभी जीन क्या करते हैं, कोई ना कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लिए रहते हैं। तो वही कहा गया है कि टोटल जीनोम पर पाए जाने वाले, अर्थात हमारे 23 क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं उनको हम जीनोम कहते हैं, और उन्हीं जीनोम पर हमारे सभी ऑल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लोकेट करते हैं, है ना। तो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब कहाँ लोकेट करते हैं, हमारे जीनोम पर। और जीनोम क्या होता है, दैट इज़ द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डिप्लॉइड नंबर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम पाते हैं, उसी का आधा अगर हम कर देते हैं तो 23 क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे जीनोम कहलाते हैं। तो चूँकि हमारे जो संतान में हमारा क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर उतर के जाता है, और हैप्लॉइड नंबर क्रोमोसोम जो होता है फीमेल पार्टनर से जाता है। ठीक, हैप्लॉइड नंबर मेल पार्टनर से, हैप्लॉइड क्रोमोसोम किससे जाता है, फीमेल पार्टनर से। तो दोनों जो होते हैं मिलकर एक क्या करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो वही कहा गया है कि 23 क्रोमोसोम जो हमारे होते हैं उस पर पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं वो सब कैरेक्टर का निर्धारण करते हैं। तो ऑल कैरेक्टर आर लोकेटेड ऑन द जीनोम। ठीक, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है, सही ऑप्शन क्या है, जीनोम। ईच पर्सनस जीनोम इज यूनिक एंड स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
प्रत्येक पर्सन का जो जीनोम होता है बच्चों, वो यूनिक एंड स्पेसिफिक होता है। प्रत्येक जितने अर्थात जो इंडिविजुअल हैं, जितने भी जीव हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफर हैं, वो मैच नहीं करते, और वही उनका यूनिक आइडेंटिटी है ना। तो सभी जितने भी इंडिविजुअल होते हैं, सब का जो जीन होता है वो सब बिल्कुल क्या है, अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग लोकस पर लिए रहते हैं, है ना। तो वही कहा गया है कि जो जीनोम होता है वो प्रत्येक पर्सन का एक यूनिक और स्पेसिफिक जीनोम है ना। अच्छा, किस में मैच करता है, किस में बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, तो आइडेंटिकल ट्विंस आर द एक्सेप्शंस टू दिस हैविंग द आइडेंटिकल जीनोम। केवल और केवल जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, जो एक जाइगोट के डिवाइडेशन से, जो एक जाइगोट के विभाजन से बनते हैं, उनमें जो जीनोम होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है ना। अर्थात जो जीन जिस लोकस पर लोकेट करेंगे, अगर एक बच्चे में जो ट्विंस हैं, एक बच्चे में अगर वो जीन उस लोकस पर है तो दूसरे बच्चे में भी वो जीन उसी लोकस पर होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। लेकिन कौन, केवल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, उनमें जो होता है वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं उनके सभी जीनोम, ठीक। लेकिन और सब में अगर हम देखें तो ऑल द इंडिविजुअल्स आर सेपरेट, और द इंडिविजुअल्स आर बिल्कुल सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, वही उनकी यूनिक आइडेंटिटी है, वही उनकी क्या पहचान है, ठीक। तो यही कहा गया, ईच पर्सन्स जीनोम इज यूनिक एंड स्पेसिफिक। प्रत्येक पर्सन्स का जीनोम जो होता है वो यूनिक होता है और एक विशेष होता है, स्पेसिफिक होता है उस पर्सन के लिए। आइडेंटिकल ट्विंस आर द एक्सेप्शन टू दिस, लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वो इसके लिए अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि उनके सभी जीनोम आपस में मैच करते रहते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर, द लोकेशन ऑफ द स्पेसिफिक जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड। अर्थात एक क्रोमोसोम पर, जैसे हम ये कहें कि ये कोई क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जो ये जीन होते हैं, जो ये जीन, जैसे ये कोई जीन यहाँ है, सॉरी, कोई जीन यहाँ है, कोई जीन यहाँ है, तो ये जो जीन यहाँ लोकेट करते हैं ये क्या है, इसको हम लोकस कहते हैं। तो जीन क्रोमोसोम के जिस स्थान पर लोकेट करते हैं, जिस स्थान पर पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। तो क्वेश्चन वही पूछा गया है, द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, कोई स्पेसिफिक जीन का जो लोकेशन होता है क्रोमोसोम पर, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं द जीन लोकस। इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, द जीन लोकस, ठीक। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, सही ऑप्शन क्या होगा, जीन लोकस। देखिए क्या होता है, द जीन लोकस इज द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। अर्थात जो जीन लोकस होता है वो किसी क्रोमोसोम पर उस जीन का स्पेसिफिक लोकेशन होता है। इट डज नॉट वैरी बिटवीन द इंडिविजुअल, और ये किसी दोनों इंडिविजुअल, अर्थात दो इंडिविजुअल के बीच में ये वैरी नहीं करता, अर्थात दोनों सेम लोकस पर पाए जाते हैं, है ना। अर्थात अगर दोनों इंडिविजुअल, क्योंकि वहाँ दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या होता है, क्रॉस ओवर होना होता है, तो ये क्या होते हैं, दो इंडिविजुअल्स के बीच में इसका जो लोकस होता है वो वैरी नहीं करता है, ठीक। तो वो क्रोमोसोम, वो जीन्स जो क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, उस स्थान को, उस पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेड एरिया इन द मिड लाइन ऑफ द एब्डोमेन ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द जिफी स्टर्नम टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस इज नोन एज। अर्थात एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के एब्डोमेन पर एक ब्लैक लाइन, अर्थात एक ब्राउनिश ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो होगा लीनिया निग्रा। देखिए आप फिगर के माध्यम से जानिए, ये देखिए, ये फिगर आपके सामने दिख रहा है। कोई जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसके सेकंड ट्राइमेस्टर में, प्रेग्नेंट लेडीज़ के सेकंड ट्राइमेस्टर में आप देखेंगे उसका जो अम्बिलिकल कार्ड होता है, अम्बिलिकल कार्ड के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक ब्लैक पिगमेंटेशन, एक लाइनिंग देखने को मिलती है ना। इसको लीनिया निग्रा कहते हैं। ये जो लाइनिंग होती है बच्चों, ये ऊपर से जिफी स्टर्नम से नीचे की ओर आती है, और ये नीचे जो जाती है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, यहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस तक फैली होती है। तो ऊपर से जिफी स्टर्नम और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक ये लाइनिंग होती है, और बीच में कहाँ, अम्बिलिकल कार्ड। तो ये जो नाभि है, नाभि के ऊपर और नीचे थोड़ा सा गेस मार्क ये बताया जाता है कि किसी प्रेग्नेंट लेडीज़ में अगर ये जो लीनिया निग्रा लाइनिंग है, अगर नाभि के ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैला होता है, तो ये गेस लगाया जाता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा बेबी बॉय हो सकता है, लड़का हो सकता है। अगर ये देखा जाता है कि अगर नाभि के केवल नीचे ही ये ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ये बताया जाता है कि गर्भ में पल रही जो बच्ची है वो बेबी गर्ल होगी, है ना। तो ये एक अनुमान लगाया जाता है
ठीक है ना। तो ये कहा जाता है। और ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। ये एक प्रकार का पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है जो केवल और केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तक ही रहेगा। आफ्टर पार्चुरेशन, बच्चे का जन्म हो जाने के बाद ये अपने आप समाप्त हो जाता है। ये कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। जो ये लाइनिंग दिखता है जिसको हम लीनिया निग्रा कहते हैं, ये लाइनिंग क्या होता है, आफ्टर पार्चुरेशन, शिशु जन्म को होने के जस्ट बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाता है। सो इट इज़ ओनली अ टाइप ऑफ द पैथोलॉजिकल सिम्टम्स। ये एक पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है जो केवल और केवल प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही दिखाई देता है। और ये प्रेग्नेंट लेडी की पहचान है। और जो कब दिखाई देता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिखाई देता है। ठीक, तो किस में दिखाई देता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में दिखाई देता है। जैसा कि मैंने एक चीज़ बताया, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि नाभि के ऊपर और नीचे अगर दोनों तरफ ये निग्रा की लाइनिंग अर्थात ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, तो ये गेस लगाया जाता है ये कि ये गर्भ में पल रहा जो बेबी है वो क्या होगा, बेबी बॉय होगा। अगर केवल नाभि के निचले हिस्से में ही अगर ये लाइनिंग देखने को मिलेगा तो ये अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ में पल रही जो बच्ची है वो बेबी गर्ल होगी। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए देखते हैं इसके विषय में एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो जो ब्लैक पिगमेंटेशन देखने को मिलता है प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन में, वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनिया निग्रा कहते हैं। ऑफन प्रिफर टू अ प्रेग्नेंट लाइन। ये क्या होता है, आप ये जो है प्रेगनेंसी के लाइनिंग कही जाती है एज अ लीनियर हाइपर पिगमेंटेशन दैट कॉमनली अपीयर्स ऑन द एब्डोमेन। और ये प्रेग्नेंट लेडी में क्या होता है, एक हाइपर पिगमेंटेशन, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। कहाँ, एब्डोमेन भाग पर, जिसको हम क्या कहते हैं, लीनिया निग्रा कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लीनिया निग्रा। एक ब्लैक पिगमेंटेशन लाइनिंग देखने को मिलता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के एब्डोमेन पर दिखाई देता है, जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है, जीफी स्टर्नम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। ठीक, आगे का जो भाग होता है बच्चों, जो यहाँ का जो भाग होता है, यहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। दोनों जो हिप बोन होते हैं ये आपस में आगे की ओर जो जुड़े होते हैं, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस कहलाती है। और पीछे से जो जुड़ते हैं उसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट्स कहते हैं। और यही दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, गर्भ मतलब वोम बनाते हैं, गर्भाशय बनाते हैं। ठीक, जहाँ बच्चा ये पलता है तो ये एक इस प्रकार से, जैसे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे ये जो होता है ये हिप बोन है ना, ये देखेंगे आप। तो ये जो हिप बोन होते हैं, ये जो जगह होता है ये गर्भाशय है, ये वोम्ब है। तो ये जो होता है बच्चों आगे से प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं और पीछे से जो जॉइंट्स बनता है उसको हम सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं, है ना। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वोम्ब बनाते हैं, गर्भ बनाते हैं। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस तक फैला हुआ होता है। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन मियोसिस हाउ मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड। मियोसिस में कितने डॉटर सेल बनते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 4 सेल। अर्थात एक पेरेंट सेल से बच्चों फर्स्ट मियोसिस के दौरान 2 डॉटर सेल बनते हैं और फिर ये सेकंड मियोसिस होता है और ये दो डॉटर सेल क्या होते हैं, आपस में डिवाइड हो जाते हैं और फिर ये 4 डॉटर सेल बना लेते हैं। ठीक, तो टोटल डॉटर सेल कितने, अर्थात एक पेरेंट सेल से टोटल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ डॉटर सेल्स कितने बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक, आइए देखते हैं इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर मतलब इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, मियोसिस इज द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस द गैमेट्स इन मेल एंड फीमेल। द फर्स्ट डिवीजन प्रोड्यूसेस 2 cells. These two new cells then divide again. A total of 4 daughter cells are produced from the one parents. अर्थात कह रहा है 2 प्रकार के मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में 2 डॉटर सेल बनते हैं और फिर ये 2 नए डॉटर सेल्स फिर डिवाइड करते हैं मियोसिस सेकंड में और इस प्रकार से टोटल 4 डॉटर सेल बन जाते हैं एक पेरेंट सेल से। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये देखिए ये क्या है, ये जब डिवाइड एक क्या है, ये पेरेंट सेल है और जब अब यहाँ इंटरफेज में क्या करेंगे, ये पेयरिंग करते हुए नजर आएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये पेयरिंग करते हैं, है ना। और ये जो पेयरिंग करने का सिस्टम आप देखेंगे वो किस में देखने को मिलेगा, प्रोफेज से स्टार्ट होता है। फिर आगे चलकर इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और क्रॉसिंग ओवर जो देखने को मिलता है वो प्रोफेज के पैकेटिन स्टेज में देखने को मिलेगा और फिर जो डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस है वहाँ आपको चायस्माटा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, चायस्माटा दिखाई देता है। ठीक, तो ये देखिए एक ये पेरेंट सेल है, फिर पेरेंट सेल से यहाँ देखिए सभी क्रोमोसोम पेयरिंग हो रही है, फिर यहाँ देखिए 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, फिर 2 डॉटर सेल से फिर 2 डॉटर सेल बन गए ना। तो इस प्रकार से कुल कितने बन गए, 4 डॉटर सेल बनते हैं एक पेरेंट सेल से। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए मियोसिस फर्स्ट दिखाया गया है ना। यहाँ देखिए मियोसिस फर्स्ट से 2 डॉटर सेल और फिर मियोसिस सेकंड से टोटल 4 डॉटर सेल बन जाते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। Which hormones produced by the ovaries inhibits the secretions of the FSH and LH? कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है ओवरी से जो FSH और LH के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है ना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इनहिबिन।
क्या सही होगा? इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन्स इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ द ओवरी। ये ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रेट्स होता है, जो क्या करता है? सप्रेस कर देता है सिक्रेशंस ऑफ द एफएसएच एंड एलएच। एलएच और एफएसएच के सिक्रेशन को क्या करता है? ये सप्रेस कर देता है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इनहिबिन होगा। ओवरी प्रोड्यूस इनहिबिन विच इनहिबिट्स सिक्रेशन ऑफ द एफएसएच एंड एलएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि एफएसएच और एलएच हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, तो ये जो इनहिबिन निकलेगी ओवरी के कॉर्पस ल्यूटियम से, ये क्या करेगा? ये एफएसएच और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एलएच हार्मोन्स को क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है, उसको दबा देती है। ठीक है, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा आइए और इसके डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं क्या है। इन द ल्यूटियल फेज, जब ल्यूटियल फेज होता है अर्थात जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण हो गया है ना, तो इन द ल्यूटियल फेज द ह्यूमन कार्पस ल्यूटियम सिक्रेट्स इनहिबिन। ह्यूमन का जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ओवरी में पाया जाने वाला कार्पस ल्यूटियम, ये इनहिबिन का सिक्रेशन करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, अर्थात एलएच हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। दस इनहिबिन टुगेदर विद द बोथ दैट इज द एस्ट्रेडायोल एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द कार्पस ल्यूटियम, है ना। तो ये कहाँ से निकलता है? अर्थात एस्ट्रेडायोल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स दोनों के प्रभाव से ये क्या करता है? ये कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट्स होता है, ठीक ना। अर्थात ये क्या होता है? Thus inhibin together with the both estradiol and progesterone secreted by the corpus luteum। कार्पस ल्यूटियम से कौन कौन से निकलते हैं? एस्ट्रेडायल, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, ये सब निकलते हैं। अकाउंट्स फॉर द सप्रेशन ऑफ द एफएसएच एंड दस फॉलिकल डेवलपमेंट इन द ल्यूटियल फेजेस ऑफ द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यही कहा गया है कि ये क्या होता है? जो इनहिबिन होता है, ये एफएसएच और एलएच हार्मोन्स को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, दबा देता है, और इनका सिक्रेशन नहीं होने देता। ठीक है, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स, जो स्पर्म का एक्रोसोम होता है उसमें क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोमल एंजाइम, तीसरा है न्यूक्लियर मटेरियल और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों लाइसोसोमल एंजाइम, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है? स्पर्म लाइसिन पाया जाता है, जो जोना पेलुसिटा को पेनेट्रेट करके ओवम के अंदर घुस जाता है। तो इसका जो ऊपर वाला हेड का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं, और वो एक्रोसोम का निर्माण गोल्गी बॉडी करती है। उसमें एक एंजाइम भरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? हाइलेन्यूरेनाइडेज। क्या होता है? उसका नाम है हाइलेन्यूरेनाइडेज। क्या नाम है? हाइलेन्यूरेनाइडेज, या तो इसको हम स्पर्म लाइसिन कहते हैं। यही एंजाइम होता है जो इसके एक्रोसोम पर पाया जाता है, और ये जोना पेलुसिटा को पेनेट्रेट करने का काम करता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। यहाँ बच्चों ये गलत लिखा गया है, ऑल ऑफ द अबव कर दिया गया है। ऑल ऑफ द अबव नहीं सही होगा। हम आपको बता दें कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मिडिल पीस में पाया जाता है। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो उसके हेड पार्ट के बीच में पाता है, सेंट्रल में पाया जाता है। और जो लाइसोसोमल एंजाइम होता है ये एक्रोसोम पर पाया जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया गया है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ये लाइसोसोमल एक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो क्या होता है? स्पर्म लाइसिन के रूप में जाना जाता है, और ये ओवम के जोना पेलुसिडा को पेनेट्रेट करने का काम करता है, जिससे स्पर्म आसानी से अंदर घुस जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द एक्रोसोम इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द हेड ऑफ द स्पर्म। ये एक्रोसोम जो होता है ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म के हेड पर। एक्रोसोम फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द टेस्टिकुलर मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म। जब टेस्टिकुलर मैच्योरेशन स्पर्म का जो एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तब एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि इस फिगर में देखिए, ये है स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म का फिगर है। ये ऊपर का जो पार्ट होता है कैप लाइक, इसको हम एक्रोसोम कहते हैं, कंटेनिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसी के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको हम स्पर्म लाइसिन कहते हैं, या हाइलेन्यूरेनाइडेज जिसको हमने कहा, ये एंजाइम पाया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द डिजॉल्व ऑफ द एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन को डिजॉल्व कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा, और ये आसानी से एग के अंदर घुस जाता है, ओवम के अंदर घुस जाता है ना, सेकेंडरी साइट्स के अंदर घुस जाता है। ये देखिए, जो मैंने बताया कि इसका न्यूक्लियस जो होता है बच्चों, ये बीच में होता है, बिल्कुल सेंटर पार्ट में, कंटेनिंग 23 क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, अर्थात कुल मिला के एक सेट होता है जीनोम का। ठीक ना, तो ये जीनोम होता है। तो इसका जो डीएनए मटेरियल होता है वो कहाँ होता है? सेंटर पार्ट में होता है। और जो यहाँ देखिए ये कॉलर पार्ट में होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जो मिडिल पीस होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है ना। और ये नीचे का जो पार्ट है इसको हम फ्लैजेलम कहते हैं, कॉसेज द स्पर्म प्रोसेस। और इसी फ्लैजेलम की सहायता से जो स्पर्म होता है वो क्या करता है? स्विम करता है, बहुत तेज़ी से चलता है। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? एक्रोसोम में डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब एक कुल मिला के लाइसोसोमल एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें सही ऑप्शन आप क्या करेंगे? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28।
विच ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द ORS नेगेटिव पेशेंट, अर्थात तो ORS नेगेटिव पेशेंट है उसको किस प्रकार का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, RS नेगेटिव का है। अर्थात RS नेगेटिव पेशेंट अगर है तो उसको क्या होगा, ORS नेगेटिव का ही ब्लड दिया जा सकता है और कोई हम ब्लड नहीं दे सकते हैं। आइए इसमें एक्सप्लेनेशन में देखें, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ORS नेगेटिव का ही ब्लड दिया जा सकता है। दिस पेशेंट कैन ओनली रिसीव प्रिसिसली, एक मिनट, दिस पेशेंट कैन ओनली रिसीव precisely matched blood from ORS negative donor because their ORS negative blood will possesses both antibodies A and antibody B। तो ORS नेगेटिव के पेशेंट को केवल ORS नेगेटिव का ही ब्लड दिया जा सकता है, क्योंकि ORS नेगेटिव डोनर के पास ये दोनों एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी O। इसीलिए O जो होता है सर्वदाता होता है, वो डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। क्योंकि इसके A के अगेंस्ट भी, A एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी है, B एंटीजन के अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बना हुआ, तो AB के अगेंस्ट भी ये बन जाएगा। तो ये क्या होता है, सबको ये ब्लड दिया जा सकता है O। लेकिन अगर ORS नेगेटिव का कोई पेशेंट है तो उसको ORS नेगेटिव का ही ब्लड दिया जा सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में इनके पास एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों उनके पास उपस्थित होता है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, RH नेगेटिव। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक, आइए अब हम बात कर लेते हैं 29। व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस इन एनी इम्यून रिस्पॉन्स, अर्थात जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है किसी इम्यून रिस्पांस के लिए वो कौन सा होता है। पहला ऑप्शन दिया है एनाटॉमिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल बैरियर्स, दूसरा है B एंड T लिम्फोसाइट्स, तीसरा है एंटीबॉडीज और चौथा है माइक्रोफेजेस। तो बच्चों आपको हम बता दें इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A सही होगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल बैरियर्स कहते हैं। ठीक ना, अर्थात इसमें हमारे स्किन्स आएंगे, हमारे म्यूकस सेल आते हैं, हमारे स्वेट्स आते हैं, हमारे टीयर्स आते हैं, हमारे सलाइवा आते हैं, है ना। तो ये सब जितने भी हैं ये क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड को कंट्रोल करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं इम्यून सिस्टम के। क्योंकि नेचर ने सबसे पहले हमारे बॉडी को कवर्ड कर दिया है एक स्किन से। स्किन क्या होता है, किसी भी चीज़ को अंदर नहीं जाने देता है, उसको रेग देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह है जो खुले हुए हैं, जैसे हमारा माउथ खुला हुआ है, नाक हमारा खुला, आँख खुला हुआ है, एनस पार्ट खुला हुआ है, ठीक है, वेजाइना खुला हुआ है। तो इनमें नेचर ने बच्चों क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा मुंह खुला हुआ है तो यहाँ उन्होंने टाइलिन दे दिया है। तो टाइलिन में जो हमारा सलाइवा होता है इसमें बहुत सारे हमारे इम्यून सेल्स पाए जाते हैं जो किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को ट्रैप कर लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं, मार डालते हैं। इसी प्रकार से हमारे आँख में जो आंसू पाया जाता है तो आंसू में भी बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को ट्रैप कर लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। वेजाइना और रिस्पिरेटरी ट्रैक और नाक में भी म्यूकस पाया जाता है और ये म्यूकस किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को ट्रैप करते हैं, फिर उनको इनकाउंटर करके मार डालते हैं। तो नेचर ने जहाँ जहाँ खुला स्थान छोड़ा है बच्चों, उनको भी किसी न किसी प्रकार से कवर्ड कर दिया है, कोई ना कोई उनको डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है, लाइन ऑफ कमांड दिया है, जिसके द्वारा कोई भी फॉरेन इन्वाइडर सच एज द वायरस, बैक्टीरिया, अदर पैथोजेंस, और अगर हम और किसी एंटीजन की बात करें या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो वो हमारे बॉडी के अंदर अगर प्रवेश भी करेंगे तो वो मार दिए जाएंगे, इनकाउंटर कर दिए जाएंगे। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। तो सही ऑप्शन क्या होगा, एनाटॉमिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल बैरियर्स। देखिए, द फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस आर एनाटॉमिकल एंड केमिकल बैरियर्स दैट एक्सटर्नल इन्वाइडर विल एनकाउंटर। कारण है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून सिस्टम को होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड होता है, वो एनाटॉमिकल है, केमिकल है, केमिकल बैरियर्स है, जो किसी एक्सटर्नल इन्वाइडर को एनकाउंटर कर देते हैं। बाहर से आने वाला कोई भी घुसपैठी है, कोई भी इन्वाइडर है, तो वो एनकाउंटर कर दिया जाएगा हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड के द्वारा, हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून डिफेंस के द्वारा। ठीक, द स्किन इज द मेजर एनाटॉमिकल बैरियर्स एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। जो हमारा स्किन होता है ये पहला बैरियर्स होता है किसी भी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए, किसी भी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ठीक है ना बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए इसको फिगर के माध्यम से जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बैरियर्स टू इन्फेक्शन। तो देखिए कौन कौन से हैं, जैसे देखिए स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे नाक में भी पाया जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, वेजाइनल पार्ट में पाया जाता है। ठीक, तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं ये भी किसी फॉरेन इन्वाइडर को ट्रैप करते हैं और फिर एनकाउंटर कर देते हैं, क्योंकि उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे हमारे जो
माइक्रोफेजेज हैं और हमारे जो डेंड्राइटिक सेल हैं, हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सब घूमते रहते हैं। जो माइक्रोफेजेज होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, वंडरिंग इम्यून सेल्स होता है। वो घूमता रहता है, चेक करता रहता है कि कोई फॉरेन इन्वेडर आया तो नहीं, आता है फिर उसको क्या करता है, रिकग्नाइज करता है और फिर उसको इनकाउंटर करके मार डालता है। ठीक, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा जो मुंह खुला होता है बच्चों, तो हम लोग दिन भर में पता नहीं कितने फॉरेन इन्वेडर को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, लेकिन हमको पता भी नहीं होता है कि हमारे जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो सब उसको मार गिराते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, एक प्रकार का इम्यून सिस्टम है, एक लाइन ऑफ कमांड है, डिफेंस लाइन ऑफ कमांड है, जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो देखिए अगला है स्टमक एसिड। स्टमक एसिड जो HCl होता है, ये भी हमारा क्या होता है बच्चों, एक प्रकार का फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर्स है। ठीक, स्वेट से पसीना है, क्योंकि पसीना जो हमारे बॉडी के ऊपर लगे रहते हैं बच्चों, ये किसी भी बैक्टीरिया वायरस को क्या करते हैं, चिपका लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और फिर उनको मार डालते हैं। तो हमारे पसीना में भी क्या पाता है, लाइसोसोमल एंजाइम पाया जाता है और ये सब क्या कर देते हैं, मार डालते हैं। ठीक ना बच्चों, तो लाइसोसोम हमारे टीयर्स में पाया जाता है, हमारे स्वेट्स में पाया जाता है, हमारे सलाइवा में पाया जाता है। ये सब किसी भी फॉरेन इन्वाइडर को मारने के लिए क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं। तो टीयर्स हो गया, सलाइवा हो गया, स्वेट्स हो गया और जो स्टमक एसिड HCl हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, ये सब क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ कमांड होते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए लास्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्रिएटिनिन इज द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस एक्सक्रीटेड इन द यूरिन एंड डिराइव्ड फ्रॉम। क्रिएटिनिन एक प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट है जो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे यूरिन में, और ये कहाँ से बनता है ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो आइए हम बात करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, मसल्स होगा। क्रिएटिनिन इज अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द क्रिएटिन फॉस्फेट्स इन द मसल्स। मांसपेशियों में क्रिएटिन फॉस्फेट्स से जो ब्रेक डाउन होता है, उससे जो उत्पाद बनता है उसका नाम क्या होता है, क्रिएटिनिन होता है। एंड इज यूजुअली प्रोड्यूस्ड एट द कांस्टेंट रेट बाय द बॉडी, और ये हमारे बॉडी में कांस्टेंट रेट पर प्रोड्यूस होता है डिपेंडिंग ऑन द मसल्स मास, और ये मसल्स मास पर डिपेंड करता है। ठीक, तो क्रिएटिन क्या होता है, ये जो क्रिएटिनिन होता है बच्चों, ये क्रिएटिन फॉस्फेट से बनता है जो हमारे मांसपेशियों में होता है। आइए हम इसको देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में। तो यहाँ देखिए, क्रिएटिनिन इज़ अ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम द मसल्स। क्रिएटिन, ये मसल्स क्रिएटिन से प्राप्त होता है और ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होता है। सर्कुलेटिंग लेवल वेरी इन डाइटरी इनटेक ऑफ क्रिएटिन एंड मसल्स मास। जो इनका सर्कुलेटिंग लेवल से हमारे बॉडी में कितना क्रिएटिनिन पाया जाता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे खाने में क्रिएटिन से रिलेटेड कौन सा हम सोर्स खाए हुए हैं, कौन सा सोर्स हम अपने अंदर ले रहे हैं। क्योंकि जिसमें ज़्यादा क्रिएटिन की मात्रा पाई जाएगी तो हमारे बॉडी में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। तो वही कह रहा है, ये सर्कुलेटिंग लेवल्स इसका है, ये वेरी करता रहता है। इट इज़ डिपेंड ऑन द डाइटरी इनटेक, और ये डाइटरी इनटेक पर डिपेंड करता है कि हमने मस्कुलर मास के रूप में, क्योंकि ये मांसपेशियों में ज़्यादा पाया जाता है, मांसपेशियों में होता है। अगर हम किसी प्रकार के मांस को खाते हैं और जिसमें क्रिएटिन सोर्सेस ज़्यादा होते हैं, अगर उस प्रकार के मटेरियल को हम खाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे बॉडी में क्रिएटिन की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। इट डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ऑल द बॉडी वाटर मोर स्लोली देन यूरिया। ये हमारे बॉडी में वाटर के साथ क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन ये यूरिया के अपेक्षा बहुत स्लो रेट में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक, इट इज़ फ्रीली फिल्टर्ड थ्रू द ग्लोमेरुलाई। ये ग्लोमेरुलाई से बहुत फ्रीली फिल्टर्ड होता है, नॉट रीअब्जॉर्ब इन द ट्यूब्यूल्स एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन। इसमें रीनल ट्यूब, अर्थात ये ट्यूब्यूल्स के द्वारा ये क्या रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, और टोटल के टोटल ये क्या होते हैं, यूरिन में आना चाहिए, है ना। अर्थात कुल मिला के इनका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अगर ये छनते हैं ग्लोमेरुलाई से तो सीधे यूरिन में आ जाते हैं, और जितने एक्सक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं बच्चों, उनका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन दोनों होता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे जो क्रिएटिनिन होता है इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, और ये केवल और केवल क्या होता है, यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक, आइए देखिए, यहाँ हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको। यूरिया जो बनता है बच्चों, ये किससे, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। यूरिया एक प्रकार का हमारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो यूरिया का फॉर्मेशन किससे होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। वहीं अगर हम यूरिक एसिड देखें तो ये न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है। जैसे बच्चों हम किसी प्लांट को खाते हैं, किसी एनिमल्स को खाते हैं, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स को जब हम खाएंगे उसके होल बॉडी को, संपूर्ण भाग को, तो उसके अंदर सेल तो है ना, बहुत सारे सेल, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम ही क्या है, अर्थात उसमें जो डीएनए होता है, तो डीएनए को भी तो हम लोग खा गए। तो जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होते हैं, जब हम उसको खा डालते हैं तो उसका भी क्या होता है, पाचन हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है, और वो क्या है, वो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। तो जो न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में पाया जाता है, ये किसका डाइजेशन है, तो इट इज़ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए
अर्थात जो यूरिक एसिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन से प्राप्त होता है। जो डीएनए आरएनए हमारे जो जेनेटिक मटेरियल किसी भी प्लांट या एनिमल्स के पच जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। इसी प्रकार से क्रिएटिनिन कहाँ से बनता है, मसल्स मेटाबॉलिज्म। मसल्स का जो मेटाबॉलिज्म होता है, जब हम मांस वांस खाते हैं तो मांस में जो क्रिएटिन होता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू क्रिएटिनिन, अर्थात मसल्स के मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, क्रिएटिनिन बनता है। इसी प्रकार से जो हीमोग्लोबिन का मेटाबॉलिज्म होता है, जब हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में पचता है, टूट जाता है, अर्थात हीमोलिसिस होने लगता है बच्चों, तो वहाँ बिलिरुबिन बनता है। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारे यूरिन में बनकर आएंगे आफ्टर द कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोर्स सच एज द प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मसल सेल्स एज वेल एज द हीमोग्लोबिन। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। जैसा कि ये फिगर में देखिए बच्चों, इसमें क्या दिखाई दिया है, ये देखिए प्लाज्मा क्रिएटिनिन है और ये हमारे एफरेंट आर्टीरियोल से हमारे ग्लोमेरुलस में पहुंच रहा है। फिर यहाँ ये छन जाता है, छनने के बाद जो बचा हुआ है वो इफरेंट आर्टीरियोल से फिर चला जाता है, ठीक, ब्लड के साथ। तो यहाँ देखिए दिखाया गया है कि क्रिएटिनिन 15 से 20% फिल्टर्ड हो जाता है हमारे ग्लोमेरुलाई में और ये छन कर कहाँ आता है, यूरिन में। और यूरिन से फिर इसका ये देखिए यहाँ दिया है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, नो ट्यूबुलर सिक्रेशंस आर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द क्रिएटिनिन। यहाँ क्रिएटिनिन का किसी प्रकार का कोई ट्यूबुलर सिक्रेशन या रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। टोटल के टोटल जितना क्रिएटिनिन छना होता है वो सब यूरिन के रूप में बाहर की ओर पास आउट हो जाता है ना। लेकिन कह रहा है कि कुछ अमाउंट में क्रिएटिनिन यहाँ छनता है, अर्थात 15 से 20% यहाँ छन जाता है और रिमेनिंग जो क्रिएटिनिन होते हैं ये देखिए फिर से चले जाते हैं कहाँ, अर्थात रीनल वेन्स के साथ चले जाते हैं। तो क्रिएटिनिन दैट इज़ नॉट फिल्टर रिटर्न टू द रीनल वेन। जो क्रिएटिनिन नहीं छन पाते हैं वो रीनल वेन में फिर रिटर्न चले जाते हैं, है ना। और जो छन जाते हैं वो टोटल जितना छने रहते हैं वो सब यूरिन के साथ बाहर निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका किसी प्रकार का रीनल रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रेशन नहीं होता है। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। तो इट इज़ ऑल अबाउट द 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बीएससी नर्सिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो हर एक प्रकार के जितने भी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे करीब करीब सब जगह ये पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। ठीक ना बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।